নিয়ে বসে থাকবো। আচ্ছা, এইরকম ঠিক রাখলে আমার দিকে ঠিক। मेरी एक छोटी सी समस्या है। आप सब लोग टीचर हैं, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ मुझे असुविधा हो रही है वहाँ मैं अंग्रेजी का थोड़ा बहुत एक आध दो शब्द जिससे कॉन्सेप्ट को लेके कोई कंफ्यूजन न रहे वो मैं आपसे करूँगा। और नॉर्मली हिंदी और बांग्ला में এই যে চালু করে দিয়েছিলাম हिंदी और बांग्ला में काफी किताबें आपको ऐसी मिलेंगी और हिंदी में तो बहुत है कि कंपैरेटिव काम बहुत हुआ है। मैं बांग्ला लिटरेचर के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि बांग्ला में भी लोगों ने हिंदी को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कंपैरेटिव लिटरेचर में इस्तेमाल किया है। मेरे सामने एक छोटी सी दिक्कत है। पहले मैं आपसे दिक्कत रखूंगा और मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन क्या है। तो पहली समस्या ये है कि आप कंपैरेटिव लिटरेचर से खुद क्या समझते हैं, तो उसी से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स निकलेंगे कि किन चीजों पर हम लोग बातचीत करें। आप ये मान के चलिए कि এটা আমার পক্ষে খুব অসম্ভব, একদম অসম্ভব। আমি একটু বাংলা বলতে পারবো, लेकिन अंग्रेजी एकदम বলতে পারবো না। बांग्ला भी मतलब विद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मतलब कंटिन्यूअसली बोलते পারবো, অসুবিধা নেই। কেন কি আমি কখনো अंग्रेजी পড়িনি। এটা শুনলে অবাক লাগবে, लेकिन এটা ফ্যাক্ট। আমি আগে সংস্কৃত মিডিয়াম থেকে পড়লাম, তারপরে জেএনইউ কে হিন্দি পড়লাম, তারপরে এখানে চাকরি পেলাম কলকাতায়। তো আমি হিন্দি জানি, সংস্কৃত জানি, বাংলা এখানে এসে শিখে গেছি। Actually, it came from I can understand. I can understand your problem, but I can't help it. तुलनात्मक साहित्य में जब भी बातचीत होती है तो उस तुलनात्मक साहित्य की बातचीत की एक सबसे बड़ी समस्या है उसके कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन की। क्योंकि मुझे 2 लेक्चर आपके बीच में देने हैं, तो कुछ चीजें मैं फर्स्ट इस लेक्चर में रखूंगा, सेकंड में दूसरी चीजें रखूंगा। और अभी जिस चीज पर मैं आपसे बातचीत करूंगा वो ये कि कंपैरेटिव लिटरेचर के बहुत अच्छे प्रमुख विद्वान हैं रेने वेलेक। रेने वेलेक ने कंपैरेटिव लिटरेचर पर आज से 50 साल पहले बहुत गंभीर किस्म का काम किया, जिससे कि कंपैरेटिव लिटरेचर की पूरी लिटरेरी थ्योरी सारी दुनिया में पॉपुलर हुई। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले 60-65 साल में डेवलप हुई हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के क्षेत्र में, खास तौर पर। उसमें पहली समस्या है उसके कॉन्सेप्ट की, कि आज भी उसके कॉन्सेप्ट को लेके हम सभी लोगों में, जो टीचर्स हैं या जो क्रिटिक हैं, उनमें एक धुंध या कंफ्यूजन वो बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि कंपैरेटिव लिटरेचर का मतलब है 2 भाषाओं का अध्ययन या 2 भाषाओं के साहित्य का अध्ययन,
वर्चस्व का एलिमेंट है उसमें। बिना वर्चस्व के भाषा के, वो कौन सी भाषा है वर्चस्व की सारी दुनिया में? अंग्रेजी। समझ में आएगी? अच्छा, हमने गौरव किया कि हमारे यहाँ भी 18-19 भाषाएं जो नेशनलिटी की लैंग्वेज हैं और राष्ट्रीय भाषाएं हैं सो कॉल्ड, और हमने भी तय कर लिया कि हाँ, बांग्ला का हमें विकास करना है तो हम हिंदी में अनुवाद करके ले आएंगे। अरे इससे समझ में आएगा, जो ब्रजभाषी है वो समझ पाएगा, मैं ब्रजभाषी क्षेत्र से आता हूं, वो समझ पाएगा उसे। अगर आप प्रमुख भाषा में अनुवाद के जरिए तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना चाहेंगे तो आप वर्चस्व के मॉडल को बनाए रखेंगे, और वर्चस्व का मॉडल तोड़ना तुलनात्मक साहित्य का प्रधान लक्ष्य है। लेकिन वो इनबिल्ट है इसमें, तुलनात्मक साहित्य की जो पूरी थ्योरी, पूरा सिस्टम जो पूरी दुनिया में आया है उसमें इनबिल्ट है, वहां एक भाषा का वर्चस्व रहता ही है। और भाषा का वर्चस्व टूटे है, इसके लिए जरूरी क्या है कि भाषा की एक मिडिल मैन की भूमिका खत्म कर दी जाए, उसमें ट्रांसलेशन की भूमिका खासतौर पर हटा दी जाए। अगर आप मीडिएटर के तौर पर ये ट्रांसलेटर की लैंग्वेज को हटा देंगे बीच में से, मुझे अंग्रेजी में अगर कोई तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं जो कि आपको अच्छी लगेगी और आपको इससे प्रॉब्लम समझ में आएगी। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो कभी कभी बेकारी के दिनों में कुछ रोजगार करने की जरूरत पड़ती थी, तो हिस्ट्री के एक प्रोफेसर है के पनीकर, उन्होंने एक स्पेन के एक रेवोल्यूशनरी गायक को हिंदी पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया। अच्छा, वो अंडरग्राउंड चल रहा था बंदा, बहुत अच्छा संगीत का बहुत अच्छा गायक था। अच्छा, मैं बेकारी में था, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं एमफिल कर रहा था, उस समय पैसे की जरूरत थी, कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने हाँ कर दी। अच्छा, मेरी दिक्कत वही जो अभी है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, अब मैंने हाँ कर दी। अब वो आया बैठा, अच्छा उसकी स्थिति ये कि वो स्पेनिश के अलावा कुछ नहीं जानता था, मैं हिंदी के अलावा नहीं जानता था, अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ के मैं कम्युनिकेट भी कर सकता था, लेकिन मैं अंग्रेजी एकदम ही नहीं जानता था, और वो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी भी नहीं जानता था, वो स्पेनिश जानता था और मैं हिंदी जानता था। अच्छा, मेरे सर्वाइवल का क्वेश्चन कि मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकता, मुझे 600 रुपए मिलेंगे। अच्छा, उसकी मुश्किल यह कि वो हिंदी सीखना चाहता था क्योंकि उसे यहां रहना है। अगर वो हिंदी सीख लेता है तो उसका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, और हिंदी नहीं सीखता तो वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड चल रहा था, कोई रेवोल्यूशनरी था, भागा हुआ था वहां से लैटिन अमेरिका से। और मैं जब उसकी तरफ देखा, मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आई मेरी बात। अब मेरी भी समझ में नहीं आई, मैंने उसे निकाला घर से, अपने हॉस्टल में कमरे से, और मैंने कहा बाजार चल, और मैं बाजार लेके अब रोज जब वो मेरे साथ पढ़ने आए तो मैं उसे रोज बाजार ले जाऊं, और रोज मैं तरह तरह की चीजों से समझाऊं कि देखो ये पान है, ये समोसा है, ये सब्जी का नाम है, कभी बगीचे में ले जाऊं, कभी फूल पत्ती दुकान, ये सब एक एक करके उसे समझा रहा हूँ, उसे रटा रहा हूँ बैठ के कि ये किसी तरह से सीख ले। अच्छा, उसकी मेमोरी बड़ी बहुत शानदार थी, आप विश्वास नहीं, 3 महीने के अंदर उसने पूरी लैंग्वेज सीख ली। केन पनिकर जो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा कि तुम हमें ये रहस्य बताओ कि तुमने ये हिंदी सिखाई कैसे, तुम स्पेनिश नहीं जानते, ये हिंदी नहीं जानता, ये सीखा कैसे तुम लोगों ने? अच्छा, तुम दोनों अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने एक चीज पढ़ी थी संस्कृत पढ़ते समय, और वो मैं अभी भी मानता हूं, भाषा जीवन में होती है। अगर भाषा सीखनी है तुम जीवन में चले जाओ, पूरी भाषा पिकअप कर लोगे, पूरा ढांचा समझ में आ जाएगा, पूरा उसका कम्युनिकेशन और उसके मीनिंग, उसके इनर मीनिंग सब समझ में आ जाएंगे, सिर्फ चले जाओ। दूसरी एक और घटना घटी, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्योंकि भिन्न भाषा भाषी यहाँ लोग हैं, उससे आप उसका ये भी समझ रहे हैं भाषा होती कहाँ है। वो अनुवाद में होती है, किताबों में होती है, साहित्यकार में होती है, कहाँ होती है भाषा? भाषा जीवन में होती है, इनमें से कहीं नहीं होती। भाषा का आधार है जीवन। आपका जीवन से जितना गहरा लगाव होगा, संपर्क होगा, संबंध होगा, आप भाषा के एसेंस को उतना ही गहरा समझ सकते हैं। आप बंगला सीख लेंगे लेकिन बंगाल में नहीं रहेंगे, बंगालियों के बीच में नहीं रहेंगे, बंगला समझ में नहीं आएगी, आप तय मान लीजिए, नहीं आएगी समझ में। आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी जाननी है, आपको हिंदी भाषियों के साथ में इंटीग्रेट करके रहना होगा, तब आपको उसका एसेंस
समझ में आएगा? मैं ये समझ ही नहीं सकता एक टू देखी का मतलब जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया। एक और मेरी स्टूडेंट थी, वो जापानी लड़की थी, और मुझे ऐसे ही एडवेंचर करने का मौका मिलता था, लेकिन मैं कभी डरता नहीं था इससे। सर आपने स्पेनिश सीखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इस मामले में मैं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हूं और कंजर्वेटिव हूं, ये कह सकते हैं आप कि मैं नहीं सीख पाया। लेकिन मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी भाषा के हो, आप भाषा न भी जानते हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सामाजिक जीवन में दाखिल हो, आपको भाषा आ जाए। मैं कुछ दिन पहले तुर्कमेनिस्तान गया था एक सेमिनार में बोलने के लिए, समाजवाद के मीटर में सेमिनार थी। तो जो शिक्षा सचिव लेने आई थी महिला, तो उसने कहा सर आज का दिन खाली है, कहाँ घूमेंगे आप? तो मैंने कहा सब्जी मंडी ले चलो। वो बोली कि सर कोई सब्जी मंडी देखने की जगह है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानना है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें उधर से ही आई, तो मैं बाजार देखना चाहता हूँ, वहां बाजार में वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। तो उसने पूछा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं लवंग देखना चाहता हूँ, मैं वो सौंठ देखना चाहता हूँ, मैं काली मिर्च देखना चाहता हूँ। ये सब बहुत सारी चीजें उधर से आई, वो यहाँ पे अपनी बाजार में मिलती है कि नहीं मिलती है, या हमारे यहाँ आ गई वहां से गायब हो गई? अच्छा, मैं बाजार में सोचा सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हमारे यहाँ चीजें पैदा नहीं होती थी, कहाँ देखें हम, कहाँ पाएंगे हम? वो सब्जी मंडी ले गई, अब देखा तो वहां छोटी छोटी पोटली लेके औरतें बैठी हुई है सामान लेके। तो मैंने कहा देखो ये काली मिर्च है और ये लवंग यहाँ बिक रही है, कोई खरीदता नहीं, लेकिन वो बेच रही है। वो लेकिन हाँ आते हैं लोग बीच बीच में खरीदने के लिए आते हैं। तो वो सेक्रेटरी बोली मुझसे कि सर मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं है कि ये चीजें यहाँ बिकती है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। हम आते थे सब्जी की दुकान पर, सब्जी लिए और चले गए, और छोटी छोटी पोटली लेके जो बैठे रहते हैं। भाषा और उसकी संस्कृति के रूप अगर आपको देखने हैं तो आपको जीवन में जाना होगा। इसलिए भाषा को सीखते समय भाषा जिस इलाके की, जिन लोगों की विरासत से जुड़ी हुई है, वहां इंटीग्रेट करना बेहद जरूरी है, तुलनात्मक साहित्य के समझ के और विकास के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है। तुलनात्मक साहित्य के मूल्यांकन में जो तमाम किस्म की सुपरफ्लुअस या सतही किस्म की चीजें आई, उसका कारण यह है कि हमने भाषा को जाने बिना अनुवाद की भाषा के जरिए तुलनात्मक साहित्य का बहुत सारा मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन किया, इसकी वजह से असुविधाएं हैं। तो तुलनात्मक साहित्य का कॉन्सेप्ट अनुवाद की भाषा से नहीं बनता। अनुवाद की जो भाषा है वो हेजेमनी की भाषा है। अनुवाद की भाषा जो है वो रियल भाषा नहीं है। अनुवाद की भाषा से आप वो एसेंस नहीं समझ सकते लैंग्वेज का, उसकी कल्चर नहीं समझ सकते, उसका जो जैसे कहना कि
संबंध की जब आप खोज करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेयर ऐसे आएंगे डिबेट के, जहां पे कि उसके वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी साहित्य और हिंदुस्तानी समाज एक जैसा नहीं है। जब समुदाय के आधार पर देखेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि समुदाय एक से अधिक है। वैविध्य को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि यहां वैविध्य है। मान लो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जेंडर को ही प्रेफरेंस देना चाहते हो, हम मान लेते हैं, उनकी बात भी मान लेते हैं कि भाई जेंडर को प्रेफरेंस देकर पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करके पढ़ा जाना चाहिए, वो ये कि स्त्री एक जैसी नहीं होती, स्त्रियों में भी वैविध्य होता है। आपने अगर एक कैटेगरी मान ली स्त्री और पुरुष, और ये मान लिया कि फिर उनके बारे में आपकी एकसार दृष्टि होगी, तो एकसार नहीं होगा। स्त्रियां भी अलग अलग किस्म की होती हैं, पुरुष भी अलग अलग किस्म के, उसमें भी वैविध्य होता है। वैविध्य को मानना एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आप लिंग में जाएं, आप दलित में जाएं, मसलन एक लेखक है जो कि पहले जब पैदा हुआ था तो एकदम दलित बस्ती में रहता था, लेकिन आज जब वो लेखक है, वो एक मध्य वर्ग में आ चुका है, वो अच्छी नौकरी करता है और मध्य वर्ग की कॉलोनी में रहता है, और उसके पास में कोई न गंदगी है न कोई वो असुविधा है जिस असुविधा में वो जीवन में पढ़ा और बड़ा हुआ। आज उसका पूरा का पूरा सामाजिक आधार बदल चुका है, जाति नहीं बदली उसकी। आज उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, दलितों की आत्मकथाएं बहुत है। कहां से देखेंगे? उसके अतीत से देखेंगे, कहां से देखेंगे उसे? साहित्य पढ़ते समय जब रूपांतरण किए, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज है उसको देखना चाहिए कि आदमी ये रूपांतरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समाज रूपांतरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दलित है जो कल तक दलित था, आज क्या दलित है? जैसे स्त्री कल तक ये एमए कर रही थी और मेरी छात्री थी, इसकी आइडेंटिटी क्या थी? छात्री की आइडेंटिटी थी। लेकिन जब ये टीचर हो गई, इसकी आइडेंटिटी शिफ्ट की कि नहीं की? अभी शिक्षिका है। अच्छा, अभी शिक्षिका थी और शादी हो गई इसकी, कल तक शादी नहीं हुई थी, अभी मां हो गई। आइडेंटिटी शिफ्ट की कि नहीं की? दलित या स्त्री को अगर आइडेंटिटी के तौर पर देखेंगे तो उसका जो संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा स्त्री ही रहेंगी, छात्री ही रहेंगी, नहीं भाई, अब छात्री ही नहीं रहेंगी, ये बड़ी भी होंगी, इनकी आइडेंटिटी बदलेगी। इसलिए अमर सेन ने कहा कि एक आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटी गुथी होती है और वे शिफ्ट करती है। लिटरेचर में पढ़ते समय हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज को, जब ये छात्री थी और छात्री की अवस्था से निकल के टीचर हो गई, इसकी आइडेंटिटी बदल गई और टीचर से नहीं है तो मां हो गई। कौन सी आइडेंटिटी प्रमुख हो गई इसकी? मैं एक अच्छा टीचर हूं, कहां तय होगा ये? बरामदे में, घर पर या क्लासरूम में? मैं अच्छा टीचर हूं, यह तय होगा क्लासरूम में। कहूं क्लास मेरा रेफरेंस पॉइंट है, घर मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अगर मेरी टीचर की आइडेंटिटी डिस्कस होनी है तो ये यहां से तय होगा कि मैं क्लास में कैसा पढ़ाता हूं। मैं बाहर बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं, क्लास जाता ही नहीं कभी, मैं अच्छा टीचर हूं? मैं बिल्कुल अच्छा टीचर नहीं हो सकता। तो मेरी एज ए टीचर आइडेंटिटी को निर्धारित करने वाला एलिमेंट है क्लास। एक स्त्री जिसकी की आइडेंटिटी जो कि शिफ्ट कर रही है, तो हमें देखना होगा वो किस संदर्भ में है। वो मां के संदर्भ में है, वो शिक्षिका के संदर्भ में है, वो छात्री के संदर्भ में, किस संदर्भ में है? अभी एक संकट है आपके सामने, तमाम बंगाली परिवार शिफ्ट कर गए यहां से, नौकरी कर रहे हैं बाहर, और उनके बच्चे बंगला नहीं जानते, और वो खूब हिंदी बोलते हैं। वो या तो हिंदी जानते हैं या फिर वो अंग्रेजी जानते हैं, बंगला नहीं जानते। क्या हो गया आइडेंटिटी उसकी? कल तक तो ये था कि नहीं, लैंग्वेज आइडेंटिटी का आधार है। आप याद कीजिए वो क्राइसिस याद कीजिए जो बंगाल में हुआ था।
बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुख्यमंत्री बने पहली बार ज्योति बाबू के जाने के बाद उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि बंगला में लिखेंगे, बंगला में चिट्ठी दे देंगे, नोटिंग ले जाएंगे। अब पूरी जो है राइटर्स बिल्डिंग जो है परेशान, क्योंकि जो बाबू बैठा हुआ था उसने पिछले 25-30 साल में कभी बंगला में नोटिंग लिखी नहीं, उसे बंगला आते ही नहीं। पता चला कि जो बंगाली था, जो गर्व करता था बंगला लिखने पर और बंगला बोलने पर, वो बंगला लिखना नहीं चाहता। अगर आइडेंटिटी की का आधार भाषा है तो भाषा कहां होगी? भाषा कब जिंदा रहती है? बोलने से। सॉरी, अगर बोलने से जिंदा होती तो उर्दू तो सबसे ताकतवर भाषा होती, वो गजल हर घर में बजती है, हर बंगाली गजल गाता है। भाषा का आधार है शिक्षा। अच्छा, बंगाली जाति ने पढ़ना ही बंद कर दिया बंगला। मेरे साथ बहुत सारे जेएनयू विद्यार्थी पढ़ते थे जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पर अभी नौकरी करते हैं। मैं हंस के कहता था, तुम एक चिट्ठी अपनी मां को बंगला में लिख दो। आप विश्वास कीजिए 90% जो यंग लड़के थे वो बंगला लिखना नहीं जानते। मेरी चिंता यहां है, जब तुमसे एक बार कैप्टिस छूटा तो तुमसे लैंग्वेज भी छूटेगी। आप समझ रहे मेरी बात? क्राइसिस यहां है। भाषा तो आपसे किसी ने कहा नहीं मत पढ़ो। हम तो ये मान के चलते थे भाषा जो है वो तो बाय बर्थ है। भाषा बाय बर्थ नहीं होती, भाषा सिर्फ बोलने से नहीं बचती, भाषा बचती है पढ़ने से और लिखने से। और हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, हमने बोलने तक रखा सीमित। हम बंगाली हम बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो नेशनलिटी के फॉर्मेशन में और तुलनात्मक साहित्य में जो सबसे बेसिक एलिमेंट है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो है लैंग्वेज। तो हमें देखना होगा कि लैंग्वेज हाथ से निकल रही है या हमारी ग्रिप उस पर मजबूत हो रही है। आप पूरे ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव को उठा के देखिए। जानते हैं शिवसेना में टिकट किसे मिलती है? महाराष्ट्र में शिवसेना की जो गाइडलाइन है उसमें पहली गाइडलाइन है कि कैंडिडेट को या तो अंग्रेजी बोलनी है या हिंदी बोलनी है, मराठी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नया जो मध्यवर्ग पैदा हुआ है 60 साल में वो मराठी बोलना और लिखना नहीं जानता। मराठी मानुष के लिए झगड़ा करने वाला जो सबसे ज्यादा फैनेटिक दल है उसको कैंडिडेट का टिकट देते समय अपनी भाषा को आधार बना के वो टिकट नहीं देता। ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे कि ऑल इंडिया फिनोमेना मिडिल क्लास में जो उसकी अपनी मातृभाषा है उसका पठन पाठन उसका डिक्लाइन हुआ है। आप माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट उठाइए और देखिए बच्चे किस विषय में फेल हुए सबसे ज्यादा या सबसे कम नंबर किस विषय में आए हैं। तो यूपी की तो मैं बता सकता हूं आपको, हिंदी में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। जो सोचा जा सकता है हिंदी में जो 10 में और 12 में जो विद्यार्थी वो हिंदी में फेल हो रहा है या बंगला में कम नंबर आ रहे हैं, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके गणित में अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे और विषयों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन बंगला में कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेशनलिटी के फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो भाषा के विकास की प्रक्रिया आपको देखनी होगी और ये तुलनात्मक मूल्यांकन का एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट हमें जानना